दिन गुजरते गए माला को हर रोज साव्यार की याद आने लगी थी। उससे पछतावा हो रहा था कि वो साव्यार के साथ गलत कर चुकी। उस पर यकीन न करके वो साव्यार का दिल दुखा चुकी है। लेकिन अभी भी वो रात उसकी आंखों के सामने गुजरती तो एक दफा कांप जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन ठीक है कौन गलत। नवाज तो किंग की वजह से परेशान था। 1 करोड़ का नुकसान कर दिया था, जिसकी वजह से किंग रोज उसे मारने की धमकी देता था। शुमाइला को भी नवाज पर बेहद गुस्सा था। अगर वो उस रात ना आता तो वो जावियार को पा लेती। वो अभी भी जावियार की हुस्न के जेर असर थी। अभी वो बाहर जाती, मर्दों से अपना दिल बहलाती थी। वो नवाज से तो कभी मुखलिस नहीं थी। उसे बस अलग अलग मर्दों की लत लग चुकी थी। एक दिन शुमाइला किसी काम के लिए घर से बाहर चली गई थी। उसे अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलना था। शुमाइला भी 30 साल की थी, खूबसूरत थी, इसीलिए हर लफंगा मर्द उसकी तरफ खींचा चला आता था। नवाज भी किसी काम से एक होटल गया था, जहां उसकी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी, जो किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर हंसते हुए किसी रूम में जा रही थी। नवाज से गुस्से से अपनी उस बेहया बीवी को देखा था। उठकर वो उनके पीछे चला गया। रूम के बाहर खड़े होकर नवाज से दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद एक लड़का बाहर निकला। नवाज उसे धक्का देकर अंदर गया था। अंदर जाकर उसे जो सामने देखा था, उसके अंदर गुस्से के उबाल उठने लगे थे। सामने ही उसकी बीवी किसी और की बाहों में सुकून हासिल कर रही थी। शुमाइला तो नवाज को देखकर डर गई थी। उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। नवाज ने उस लड़की को बहुत मारा और शुमाइला को भी 2 थप्पड़ वहां जड़ दिए थे। और उसके बालों से खींचते हुए वो वापस घर लाया था उसे। घर आते ही नवाज ने शुमाइला को सहन में फेंका और उससे मारने लगा। बेगैरत औरत, तुम ऐसी निकलोगी कि मेरे होते हुए तुम गैर मर्दों की बाहों में जाकर सुकून हासिल करोगी। वो उससे मारे जा रहा था, जबकि माला तो सहम कर अपने बाप को देख रही थी, जो कि शुमाइला को बेदर्दी से मार रहा था। अभी वो शुमाइला को और मारता कि इतने में किंग नवाज से घर में दाखिल हुआ। नवाज किंग को देखकर डर गया था कि अब उसकी क्या हालत होगी। वो किंग के पैसे कैसे वापस करेगा। और शुमाइला तो मार खा खा कर एक कोने पर बैठकर रोने लगी थी। किंग ने नवाज को अपनी बीवी को मारते देखा तो नखवत से सर झटका था। किंग, आप यहाँ कैसे? आप मुझे बुला लेते, मैं आपके पास हाजिर हो जाता। नवाज उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। नवाज, तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो। मैंने सोचा मैं अपने पैसे खुद लेकर आता हूँ, तुम तो देने की जहमत नहीं करोगे। किंग ने सर्द लहजे में कहा। नवाज को अपने आसपास सदरे की घंटी बजती महसूस हुई। किंग, मैं बहुत जल्द आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन किंग की नज़रें तो शुमाइला के खूबसूरत चेहरे पर थीं, जो नवाज के पिटने की वजह से खून बहा रहा था। अगर नवाज मैं तुझसे पैसे के बदले कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे वो दोगे? और अगर तू ना भी दे तो मैं उसे लेकर ही रहूंगा। नवाज से हैरत से किंग की तरफ देखा कि बुड्ढे को अब क्या चाहिए। किंग, आपको क्या चाहिए? मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, लेकिन अभी पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। नवाज झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था, क्योंकि वो अपने भाई की सारी जायदाद तो ले चुका था, लेकिन वो जायदाद में से किंग को कोई पैसा देना नहीं चाहता था। इस 1 करोड़ के बदले मैं तुझसे तेरी बीवी मांगता हूँ। इसे मैं अपनी रुख खेल बनाकर रखूंगा। बहुत खूबसूरत है तेरी बीवी। जबकि शुमाइला तो रखेल सुनकर सहम गई थी। वो गैर मर्दों के पास जाती थी, लेकिन कभी रखेल बनने का नहीं सोचा था। उससे सहम कर नवाज की तरफ देखा और नफरत में सर हिलाने लगी। नवाज से नफरत से शुमाइला की तरफ देखा। हाँ किंग, आप इसे ले जाएं। ये भी बेगैरत मेरे होते हुए गैर मर्दों के पास जाती है, तो इसे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। माला ने हैरत से शुमाइला की तरफ देखा। जो उसका बाप कह रहा था, क्या वो ठीक था? किंग की नज़र एक साइड पर खड़ी माला की तरफ नहीं गई थी, वरना वो अपने पैसों के बदले माला को मांग लेता। माला टाइम से पहले ही भागकर कमरे में चली गई थी। किंग शुमाइला को लेकर खींचते हुए ले जा चुका था। शुमाइला ने नवाज से कितनी ही दफ़ा माफ़ी मांगी थी और उसके पाँव पड़ गई थी, लेकिन नवाज से रुख मोड़ लिया था और किंग उससे खींचता हुआ ले जा चुका था। आज से तू मेरी रखेल बनेगी। किंग शुमाइला को थप्पड़ मारते हुए गाड़ी में बिठा चुका था और शुमाइला की सजा यहाँ से शुरू हो चुकी थी कि वो एक रखेल बन चुकी थी। माला कमरे में आकर बहुत रोई थी। उसे जावियार पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया है। वो अपने बाप से भी पूछना चाहती थी कि उसे जावियार के साथ ऐसा क्यों किया। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे अपना दोस्त, अपनी मोहब्बत बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसका दोस्त, उसकी मोहब्बत उससे बहुत दूर जा चुकी थी। शायद उसे लगा हो अब वो जावियार को कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन उससे क्या पता था एक दिन वो एक कहर बनकर लौटेगा, जो उसके बाप और उस पर बरसेगा। और यहाँ पर हमारे जावियार का माजी ख़त्म होता है। तो चलिए चलते हैं।
अगली स्टोरी की तरफ। हाल अमान घर आया तो उसे चंदा की बेहद याद आ रही थी। उसका दिल किया वो एक दफ़ा कॉल करे। कितने दिनों से उससे उसे कॉल नहीं की थी अपनी चंदा, उससे बात नहीं की थी। दूसरी तरफ चंदा ना चाहते हुए भी अमान को याद करने लगी थी। हाथ में मोबाइल पकड़े बैठी थी। उसका दिल कर रहा था वो अमान को कॉल करे। कभी अपने ही दिल में उठते जज्बात को डबट कर सुला देती थी। वो जितना अमान से दूर जाने की कोशिश करती उतनी ही अमान उससे अपने दिल के करीब महसूस होता था। अमान के जाने के बाद रोज़ अमान के हाथ में फूल देने आता था, लेकिन चंदा को अमान के हाथ से फूल लेने की आदत थी। जब वो फूल देता था उसकी नज़रों में वो मोहब्बत, वो हकीकत देखने की आदत थी। उसकी खुशबू सूंघ कर वो खुद को पुरसुकून महसूस करती थी। लेकिन क्या वो अमान की ज़िंदगी खतरे में डाल सकती थी? उसे वो 2 दिन पहले वाला वाक़या याद था, जब अर्जुन उसके पास आया था और अमान से दूर रहने का कहा था कि उसे जान से मार देगा। चंदा खुद भी तो अमान से दूर रहना चाहती थी। वो अपनी चंद दिन की खुशियों की वजह से अमान की इज़्ज़त और उसकी ज़िंदगी दाँव पर नहीं लगा सकती थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वो सोच में बैठी थी कि मोबाइल एकदम बूझा था कि चंदा अपनी जगह से उछल कर उठी थी। चंदा ने जब मोबाइल की स्क्रीन पर नसें मरकूज की तो अमान नाम लिखा नजर आ रहा था। चंदा का दिल जोर से धड़क रहा था। कैसा एहसास था कि दिमाग कहता था उससे दूर हो, दिल कहता था कि बच्चों की तरह उसके पास जाने की जिद करने लगा था। इसी सोचों में अमान 2 दफ़ा कॉल कर चुका था, लेकिन चंदा कॉल नहीं उठा रही थी। तीसरी बेल पर चंदा ने कॉल उठा ली थी। हेलो चंदा। कई दिन बाद अमान की आवाज़ सुनकर चंदा ने गहरा सांस भरा था। पता नहीं क्या चाहता था वो उससे। चंदा कुछ बोलिए, मैं आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपने मुझे मिस किया होगा, तो मैं आऊँगा आपसे ज़रूर मिलने। अमान ने शोक लहजे में कहा तो चंदा एकदम घबरा गई। उसे कैसे पता चला कि वो उससे मिस कर रही है? लेकिन मिलने वाली बात पे चंदा होश में आई थी। नहीं अमान, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, वो लहजे को मजबूत करते बोली। क्यों नहीं मिलेंगी आप मुझसे? बस नहीं मिलना मुझे तुमसे, और भगवान का वास्ता है ये मोहब्बत मोहब्बत खेलना बंद करो मेरे साथ। मुझे मर्द साथ से नफरत है, हर मर्द साथ, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। चंदा ने ये अल्फाज अमान के लिए किस्सा बोले थे, वो वही जानती थी। वो जानती थी कि अमान के लिए उसकी मोहब्बत कितनी अहमियत रखती है, उसके लिए कितनी पाकीज़ा मोहब्बत है। लेकिन वो चाहकर भी अमान को अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन चंदा, मैंने तो आज तक आपके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की कि आपको मेरी मोहब्बत झूठी लगे या आवाज़ लगे हो। अमान के दिल के किसी कोने में दर्द हुआ था कि चंदा अभी तक उससे जान नहीं पाई थी, उसकी मोहब्बत को जान नहीं पाई, उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई। इसलिए वो उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें हासिल नहीं हो सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके दूर हो मुझसे। मैं कल आपसे मिलने आऊँगा चंदा, फिर आराम से बैठ कर बात करेंगे। मैंने कहा ना मैं नहीं मिलूंगी तुमसे। देखता हूँ आप कैसे नहीं मिलती मुझसे। मिलना होगा आपको हर हाल में। आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगफ्फुल ना करोगे, लेकिन फना हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अम्मा ने टूटे लहजे में कहा था कि चंदा को एक पल अपने कहे अल्फाजों पर नदामत हुई थी। लेकिन वो ये सब कर भी तो अमान के लिए रही थी। वो तो तवाइफ थी, उसकी ज़िंदगी गुजर जानी थी। लेकिन अमान एक खूबसूरत बाइज्जत घर का लड़का था, वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। चंदा ने अमान के दर्द भरे अल्फाज सुनते ही कॉल बंद कर दी थी। नहीं अमान, अब मैं तुम्हें अपने आप से नफरत करवाऊंगी, वो अपने आंसू पूछते अपने फैसले को मजबूत करने लगी। अदील हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन जो नंबर नवाज ने उसे दिया था उसका पता उसे कहीं से भी नहीं चल रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अपनी माला को कहाँ ढूंढे। लेकिन उससे नहीं पता था कि माला बहुत जल्द ही उसके पास आने वाली है। आन, आन उठिए ना, हमें शॉपिंग पर जाना है, एन कयान के सोए हुए वजूद को झंझोड़ते हुए बोली। एहन, थोड़ा सोने दो, बहुत नींद आई है। नहीं आन, आप नहीं उठे तो मैं अकेली चली जाऊंगी, एन मुंह बनाते बोली। मेरी जान, कयान ने एन को खींचकर अपने ऊपर घुराया। मैं तुम्हें अब कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। कयान ने एन की आंखों पर अपने होंठ रखते कहा। आन, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, एन कयान के सीने पर चेहरा टिकाए उसकी आंखों में देखती बोली। मेरी जान, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो मायने हिस्से से कह रहे एन को लाल करिए। इससे पहले कि वो एन के होंठों पर झुकता, एन उसके लबों पर अपना हाथ रख चुकी थी। आन,
आप कितने बेशर्म हैं। उठें, जल्दी करें, मुझे शॉपिंग पर जाना है, फिर हमारी 2 दिन बाद फ्लाइट है। हाँ चलो, मामा के साथ खाना खाकर फिर चलते हैं। कयान मुस्कुराता हुआ बोला। एन भी मुस्कुराते हुए कयान के माथे पर अपनी रख रखती उठी। आन मैं जा रही हूँ हालांकि हेल्प करने, आप फ्रेश होकर आ जाइए। आन कहती लंबे लंबे टक भरती कमरे से निकल गई। तुम मेरी जिंदगी हो एन, अब कभी मुझसे दूर मत जाना। कयान एन के बारे में सोचकर उठकर फ्रेश होने चला गया। सफ़ीर बेटा। नीरम ने सफ़ीर को नाश्ते की टेबल पर बैठे देखा तो उससे पुकारा। जी मामा। बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारे रूम में तुम्हारी एक गलत बीवी भी है। जबरदस्ती की बीवी मामा? जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मामा, जो उसके भाई ने हमारी हिबा के साथ किया, आप क्या चाहती हैं कि मैं उसकी बहन के साथ प्यार वाला सलूक करूं? अभी वो और कुछ कहता कि लारिब कल की ही ड्रेस में नींद से उठी बाहर आई थी। एंजल। लारिब अपनी आंखें अपने हाथों से मीचती सफ़ीर के पास आती बोली। सफ़ीर ने उसे गुस्से से देखा था। वो भूला नहीं था अमान ने जो उसके साथ किया था। नहीं हूं मैं तुम्हारा एंजल, दूर रहा करो मुझसे। सफ़ीर उसका हाथ झटकते हुए कहने लगा। इरम ने अफसोस से अपने बेटे को देखा। अभी वो उसे समझा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो लारिब के साथ अपना रवैया बहुत रूड रख रहा था। लारिब की आंखों में नमी आने लगी थी। एंजल, आपने मुझे डांटा, मैं कट्टी हूँ आपसे, आपने मुझे डांटा, मुझे नहीं बात करनी आपसे। वो रोने वाला मुंह बनाकर लाड से कहने लगी, लेकिन सफ़ीर उससे इग्नोर करता अपना कोट उठा था हॉस्पिटल के लिए निकलने लगा। अभी वो दरवाजे पर ही पहुंचा था कि लारिब की ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ उससे कानों में गूंजी थी। उससे फौरन पीछे मुड़कर देखा। लारिब ज़मीन पर बैठी अपने पाँव माटी जोर जोर से रोने लगी। एंजल गंदे हैं आप, मैं नाराज़ हूँ आपसे, आपने मुझे इग्नोर किया, मैं बात नहीं करूँगी अब आपसे, मैं बड़ी को बताऊँगी आपने मुझे मारा, बड़ी आपको डिशुम डिशुम करेंगे। लारिब रोते हुए भी अमान की धमकी देना नहीं भूली थी। इरम अपना सर थामकर कुर्सी पर बैठकर अपनी बचकाना हरकतों वाली बहू को देखने लगी। तो कभी अपने समझदार बेटे को जो फालतू में मासूम सी बच्ची के साथ रूट रवैया इख्तियार कर रहा था। सफ़ेद लब मेज का लारिब के करीब आता एक ही झटके में उसे बाजू से पकड़कर जमीन से उठाकर अपने रूबरू खड़ा कर चुका था। जाओ, शौक से अपने बड़ी को बताओ, क्या मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? तुम्हारा बड़ी मुझे डिशुम डिशुम करेगा और मैं मुस्कुरा कर उसे देखूंगा। सफ़ीर लारिब का चेहरा अपने करीब तक करता हुर्राया था। लारिब ने सहम कर सफ़ीर की जानिब देखा और अगले ही पल दोबारा जमीन पर ऊंधे मुंह लेट कर सिसकियां भरने कर रोने लगी। बहुत गंदे हैं आप, बहुत गंदे हैं। एंजल। लारिब सूसू करते बोलने लगी, सांस फिर से फूलने लगी थी। उठो यार लारेब, दिमाग ना खराब करो मेरा। सफ़ीर जरा ऊंची आवाज़ से बोला। लारिब को छोटे बच्चों की तरह ज़मीन पर रोते नागिन डांस करते सफ़ीर के लिए गश खाने का मुकाम था। कहाँ फंस गया था वो। सफ़ीर की मोहब्बत भरी आवाज़ की बजाय ऊंची आवाज़ पर लारिब ने मज़ीद रोना शुरू कर दिया। बेटा, प्यार से पुकारोगे तो उठ जाएगी खुद। इरम सफ़ीर को इल्तिजाया नजरों से देखने लगी। लारेब मेरी जान उठो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। सफ़ीर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा नरम लहजे में बोला, वरना उसकी पागल बीवी उसे हॉस्पिटल से देर करवा देती। सफ़ीर की नरम आवाज़ सुनते लारिब ने अपने आंसू भरा चेहरा ज़मीन से उठाकर सफ़ीर को देखा। आप बहुत गंदे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपने मुझे डांटा। लारिब उठी सफ़ीर के सीने पर मुक्के बरसाने लगी। सफ़ीर ने उसे ना चाहते हुए भी अपने सीने से लगाया। चुप कर जाओ, बस बिल्कुल चुप। मैं सॉरी करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। गुस्सा? सफ़ीर काफ़ी कम आवाज़ से बोला। पक्का ना? लारिब मज़ीद सफ़ीर के सीने से चिपकती बोली। हाँ पक्का। अब तुम मामा के पास बैठो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके, मस्तियाँ मत करना, मामा को बिल्कुल भी तंग मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ओके? सफ़ीर के प्यार से समझाने पर लारिब के आंसू थमे थे। वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सफ़ीर जल्दी से अपनी जान छुड़वाता हुआ लारिब को उससे अलग करता उठा था। आखिरी तासुब भरी नज़र अपनी बीवी पर डालकर लंबे लंबे टक भरता वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया। लारिब ने दूर तक अपने सफ़ीर की पुश्त को देखा था। लारिब उठकर सफ़ीर के पीछे जाने लगी थी कि इरम ने लारिब का हाथ पकड़ लिया। आंटी, वो एंजल मुझसे नाराज़ है क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो क्यों ऐसे डांटते हैं? लाइफ सूसू करती बोली। उससे सफ़ीर का नर्म लहजा भी हजम नहीं हुआ। इरम को लारिब की हालत पर तरस आया था। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम थी, किसी भी मर्द की ख्वाहिश हो सकती थी, लेकिन दिमाग उसका बच्चों वाला था।
इधर बैठो बेटा। इरम लारेब का हाथ पकड़ती पास कुर्सी पर बैठा गई। नहीं, मुझे एंजल के पास जाना है आंटी। वो क्यों चले गए हैं मुझे छोड़कर? तुम्हारा एंजल हॉस्पिटल गया है, अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो फिर सब बीमार हो जाएंगे और वो अल्लाह पाक के पास चले जाएंगे ना। इसलिए तुम्हारा एंजल उनका इलाज करने गया है, रात को तुम्हारे पास आ जाएगा। इरम ने उसे प्यार से समझाना चाहा, वो नहीं चाहती थी लारेब मजीद रोए। आंटी, एंजल मेरे हैं ना, वो मेरे पास आएंगे ना, वो मुझे डांटेगी भी नहीं ना। लारेब मासूमियत से कहती इरम को बहुत प्यारी लगी थी। इरम को जी भरकर अपनी कल की बनी बहू पर प्यार आया था। कल वो उन्हें पागल लगी थी, हाँ लगनी भी चाहिए थी। कोई माँ अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी बहू का तस्वुर नहीं करती, वो भी ज़बरदस्ती की। लेकिन लारेब जैसी भी थी तो वो मासूम। इरम को हिबा की तरह ही वो अपनी बेटी लगी थी। अब वो उनकी बेटी की बीवी थी, कबूल तो करना था। मैं उसे समझाऊंगी बेटा कि वो तुम्हें ना डांटे। मैं उसके कान खींचकर उसे डांटूंगी, ओके? इरम मुस्कुराते हुए लारेब की गाल थपथपाते हुए बोली, हाँ हाँ आंटी, आप एंजल के कान खींचना। लारेब इरम की बात पर हंसने लगी। पिंकी प्रॉमिस आंटी, आप डांटेंगी ना कि वो मुझसे ऐसे डायनासोर की तरह बात नहीं किया करे। लारेब अपनी छोटी उंगली इरम के आगे करती बोली। डायनासोर की तरह गुस्से वाली बात पे इरम ने मुस्कुराकर उसकी उंगली पकड़ ली। जो भी हो, इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं था, तो वो क्यों उससे और तकलीफ देती। इरम ने फैसला किया कि वो सफ़ीर को भी समझाएंगी कि लारिब के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखे। इरम ने लारिब को कुछ कपड़े दिए जो कि कल माला निकाह के टाइम साथ ही लेकर आई थी। लारिब को कपड़े चेंज करवा के इरम ने मुश्किल से लारिब को नाश्ता करवाया था, नहीं तो वो अपनी एंजल के साथ नाश्ता करने का कह रही थी। अगर वो ऐसा करती तो वो सारा दिन भूखी ही रहती। अब वो नाश्ता करके दोबारा से अपने एंजल का इंतज़ार करने लगी। अमान तैयार होता चंदा के पास पहुंच चुका था। आज वो बेहद खुश था कि वो कितने ही दिनों बाद चंदा को देखेगा, उससे बात करेगा। ये सोचते ही वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अरे बाबू, तू फिर आ गया? गंगा ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्योंकि गंगा को पता था कि चंदा अब उससे नहीं मिलेगी। चंदा ने फैसला गंगा को भी सुना दिया था। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? अमान आईब्रो उचकाते गंगा से पूछने लगा। बाबू, तू पिछली बार मेरी चंदा को बाहर लेकर गया था ना, तो अच्छा नहीं हुआ था उसके साथ। उस अर्जुन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी मुझे चंदा को देखना है। कितने दिन हो गए उन्हें देखे। वो नहीं मिलेगी तुझसे बाबू। क्यों नहीं मिलेगी मुझसे? मान ने गुस्सा सब करके कहा, क्योंकि वो सब मर्दों से नफरत करती है, उसे तेरे पर भी यकीन नहीं। गंगा मुंह में पान डालती बोली मजबूत लहजे में। मैं मिलूंगा चंदा से, देखता हूँ कैसे नहीं मिलती और कौन रोकता है मुझे। जा मिल ले, तू भी अपनी किस्मत आजमा ले। गंगा ने कंधे उचकाते हुए तनसिया लहजे में कहा। अमान चंदा के रूम के बाहर खड़ा दस्तक देने लगा। चंदा अमान की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अमान ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अमान ने लब मेज कर गुस्सा जब्त किया। चंदा, दरवाजा खोले। अमान ने चंदा को आवाज़ दी। नहीं अमान, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों चंदा? आपसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। अमान सर लहजे में अपना गुस्सा काबू करते बोला, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। चंदा दरवाजे के पास से खड़ी थी। उसका दिल कह रहा था एक दफ़ा, बस एक दफ़ा अमान का चेहरा देख ले। उसके चेहरे पर चंदा की नसें ठहर सी जाती थी। वो था ही इतना खूबसूरत, ये चंदा को लगता था। चंदा को अमान की आंखों में अपने लिए इज्जत देखकर, अपने लिए जज्बात देखकर वो खुशी होती थी कि उससे भी कोई इतना प्यार करने वाला है। लेकिन वो अपने नसीब का कालक अमान पर नहीं डालना चाहती थी। वो जानती थी वो जिससे प्यार करेगी वो उसे छोड़ जाएगा। वो कुछ दिन दिल की लगी करके अमान की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? अमान ने जोर से दरवाजे को लात मारते बोला। लात इतनी जोर की थी कि लकड़ी का दरवाज़ा हिल गया था। दरवाजे के साथ लगी चंदा बिदक कर पीछे हुई थी, लेकिन अपने आप को मजबूत करती वो अमान से दोबारा मुखातिब हुई, क्योंकि मुझे इस दुनिया में किसी पर यकीन नहीं है। एक दफा, बस एक दफा चंदा, मुझ पे यकीन करके देख ले। अमान एक मजबूत असाब का मालिक, एक तवाइफ के इश्क के आगे बेबस हाँ। तुम पे यकीन करके तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ? लोगों ने मुझे पहचान लिया और ताने मारने लगे कि मैं एक तवाइफ हूँ। तुम सारी जिंदगी एक तवाइफ के साथ नहीं गुजार सकते, और मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब तो तब्दील नहीं करूंगी। अमान के दिल को कुछ हुआ था। वो इन 3 महीनों में चंदा को अपने प्यार का यकीन नहीं दिला सका था। मुझे बस आपको एक दफा देखना है चंदा। अमान इल्तिजा की थी, लेकिन मुझे नहीं देखना,
वो अपना मजबूत लहजा बनाते हुए बोली। आंखों से आंसू निकलकर गालों पे बह रहे थे। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा कि है आज हम, तुम नहीं गैर कोई। जफाएं बहुत की, बहुत जुल्म ढाए, कभी एक निकाय करम इस तरफ भी। हमेशा हुए देखकर मुझको भरम, किसी दिन जरा मुस्कुरा कर तो देखो। सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को यूं सता कर तो देखो। अमान। अमान की दर्द भरी आवाज़ सुनती चंदा को लगा वो अमान के लिए अपना लिया गया फैसला बदलकर अभी उसके गले लग जाएगी। मैं चंदा अपना माजी, अपना किरदार नहीं भूल सकती अमान। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते तो 2 दिन बाद आ जाना, मैं तुमसे मिल लूंगी। चंदा अपने बहते आंसू साफ करके बोली। क्या आप फिर मुझसे मिलेंगी? अमान के लहजे में एक बेबसी थी। हाँ, मिलूंगी। चंदा 2 दिन बाद का सोच रही अमान से मिलने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन अभी। अमान कुछ और कहता जब चंदा ने उसकी बात काटी। अमान प्लीज जाओ। अमान एक बेबस नजर दरवाजे पे डालता चला गया। चंदा दरवाजे के साथ लगती जमीन पर बैठती चली गई। मैं तुम्हें कैसे कहूँ अमान कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ गायब हो रहा है, लेकिन मैं इस दिल को खुद ही कुचल देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चंदा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिस्कियों को दबाने लगी। फिर उठकर वो अलमारी की तरफ बढ़ी जो अमान के दिए के फूलों से भर गई थी। उन फूलों की खुशबू को महसूस करते हुए चंदा अमान को अपने करीब महसूस करने लगी थी। वो सच कहता था कि उसके खुदा ने चंदा के दिल में मोहब्बत डाल दी थी और चंदा के दिल में अमान के लिए मोहब्बत का समंदर बसा हुआ था। लेकिन वो अनजान थी, वो समझना नहीं चाहती थी। वो अपने दिल के आगे खुद पे को बेबस महसूस कर रही थी। अमान ने हीरा मंडी से जाते हुए गंगा की तरफ देखा। अमान को गंगा की आंखों में तंज नजर आ रहा था, जैसे कहना चाहती हूँ मैंने कहा था ना वो नहीं मिलेगी। लेकिन अमान बिना कुछ कहे ही वापस जा चुका था। कयान और एन दोनों शॉपिंग पर जा चुके थे। एन को कब से लग रहा था जैसे उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। कयान को पता न चल सका, लेकिन एन की जीरक नसों से वो पीछा करती गाड़ी बच नहीं पाई थी। लेकिन एन उसे फिलहाल इग्नोर करती अपने आन के साथ मसरूफ थी। आन, वहाँ सर्दी होगी ना? कयान को खामोश देखते एन मोहब्बत भरे लहजे में बोली। जी मेरी जान, वहां सर्दी होगी, तुम जो चाहे ले सकती हो। आन, आप यहाँ रुके, मैं कुछ जरूरी सामान अपने लिए खरीद कर आती हूँ। एन कयान को देखते बोली। मेरी जान, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं आन, मैं ले लूंगी। आप ऐसा करें, मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करें, मैं आती हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं भी अपने लिए कुछ सर्द मौसम के लिहाज से जैकेट्स लेता हूँ, फिर आइसक्रीम साथ लेकर आता हूँ। एन मुस्कुराते हुए हाँ में सही हिला दी। शॉपिंग मॉल की दूसरी तरफ चली गई। एन को कब से लग रहा था कोई तो पीछा कर रहा है उनका। वो शॉपिंग मॉल तक भी उनका पीछा करते हुए आया था। वो एन की नजरों से बच सकता था, लेकिन एविल की नजरों से नहीं। एन ने जल्दी से मोबाइल निकालकर सावेर को कॉल की। हेलो सावी, बात सुनो, जल्दी से शॉपिंग मॉल आ जाओ। एन सावेर को शॉपिंग मॉल का एड्रेस और मस्सा बताती कॉल कट कर गई। एन अपने लिए कुछ सामान लेकर वापस अपनी आन के पास चली गई, जहाँ कयान ने बहुत ही प्यारी मैक्सी एन को गिफ्ट देने के लिए ली थी, लेकिन एन को दिखाई नहीं दी। एन ने उस रैक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसका तो सारा ध्यान अपने पीछे लोगों पर था। किंग ने कयान कास्मी को अपने पास आने का हुक्म दिया था। वो कयान को दर्दनाक बोन देना चाहता था। जितना नुकसान कयान ने उसका किया था, किंग उससे डबल उसका नुकसान करना चाहता था। कयान ने जॉब से 1 महीने की छुट्टी भी ले ली थी। एन और कयान का पीछा करने वाला आदमी भी कयान पर गोली चला था। उस आदमी की नाक पर किसी ने रुमाल रखा था। वो आदमी उसके हजार में फड़फड़ाया था, लेकिन फिर वो जल्दी ही होशो हवास की दुनिया से बेगाना हो गया था। डन। एन के कानों में लगी एयरपीस से जावियार की डन की आवाज आई थी, जिसे सुनकर एन के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई थी। आज फिर वो अपने पुराने रूप में आने वाली थी। उससे बेहद गुस्सा था कि उसके होते हुए उसके आन पर किसी ने बुरी नजर रखी हुई थी। उससे एक नजर कयान को देखा। अब उसके लबों पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। एन और कयान शॉपिंग करते घर पहुंचे चुके थे। दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा शॉपिंग की थी और अब सब कुछ नायला को दिखा रहे थे। लारिब सुबह से अपने एंजल का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो था क्या आ ही नहीं रहा था। लारिब के सफेद चेहरे पर गुस्से के तासुरात वाज़ेह होने लगे। वो गुस्से में उठी पूरे कमरे को देखती, अब एक एक चीज को उठा उठा कर नीचे फेंकने लगी। पहले तकिया, फिर कंबल, फिर टेबल पर लग रखे फूलों के गुलदान वो नीचे गिरते ही टूट गए थे। शोर की आवाज सुनकर इरम जल्दी से कमरे में आई।
कमरे की हालत देखकर तो एक दफा चकरा गई थी। शीशे की हर चीज जमीन पे चिकनाचूर पड़ी थी। लारे बेटा, ये क्या कर रही हो? इरम अपने मुंह पर हाथ रखती सदमे से पूछने लगी, लेकिन लारेब सुन ही कब रही थी। मुझे एंजल चाहिए, मुझे एंजल चाहिए। वो ये कहते हुए ड्रेसिंग टेबल पर गई और वहां रखी परफ्यूम्स को उठा उठा कर नीचे फेंकने लगी। परफ्यूम्स का टूटना था कि पूरे कमरे में बेहद खुशबू फैल गई। इरम ने आगे बढ़कर लारे को काबू करना चाहा। उन्हें डर था कि लारे को कहीं चोट न लग जाए। लारिफ ने इरम को धक्का दिया तो इससे पहले कि इरम गिरती, कमरे में दाखिल होते सफ़ीर ने इरम को थाम लिया था। इरम का तो सर ही चकरा गया था। मामा। सफ़ीर हैरानी से लारिफ और पूरे कमरे को देख रहा था। सफ़ीर की आवाज़ सुनते ही लारिफ होश में आई थी। एंजल! वो खुशी से आगे बढ़ती सफ़ीर के गले लगती कि जमीन पर टूटा हुआ कांच का टुकड़ा लारिफ के पाँव में घुस चुका था। तकलीफ से लारिफ की मुझसे करा निकली थी। लारिफ बेटा, इरम आगे बढ़ती इससे पहले सफ़ीर ने इरम का बाजू पकड़ लिया। मामा, आप कमरे में जाए, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बेटा। मामा जाए आप, मैं इसे काबू कर लूंगा। सफ़ीर ने एक गुस्से भरी नजर लारिफ पर डाली थी। इरम बगैर कुछ कहे चली गई। एंजल, मुझे पेन हो रहा है। वो अपनी काली मासूम आंखों में न मिलाती बोली। सफ़ी नफ़ी में सर हिलाते आगे बढ़ा और उससे बाजू में उठा था। बेड पर लेटा चुका था। उसका पाँव देखा जहाँ छोटा सा टुकड़ा उसके पाँव में लग चुका था, खून बह रहा था। इट्स हर्टिंग। वो अपने होंठ बाहर निकालती अब रोने का शुक्र फरमाने लगी थी। अब रोना मत, किसने कहा था ये सब ड्रामा करने को? वो जरा गुस्से से बोला तो वो समझ चुका था वो जल्दी इस पागल लड़की से तंग आने वाला है। एंजल, आप नहीं आ रहे थे ना? मुझे गुस्सा आ रहा था। लारिफ सूसू करती बोली। सफ़ीर उससे बातों में लगाकर कांच का टुकड़ा निकाल रहा था। लारिफ जोर से चीखी थी। बस बस, कुछ नहीं हुआ। सफ़ीर ड्रेसिंग टेबल से फंसे बॉक्स में से पट्टी निकालता लारिफ के पाँव पर कर चुका था। एंजल, मुझे भूख लगी है। वो अपने दर्द को भुलाए अपनी भूख का रोना रोने लगी थी। वो लेटे लेटे ही सफ़ीर से कहने लगी। तो खाना खा लेना था ना, मैं कोई तुम्हारा नौकर तो नहीं हूँ। सफ़ीर सख्ती से कहते लारिफ को एक दफ़ा फिर सहमने पर मजबूर कर गया। लेकिन मुझे आपके हाथ से खाना है एंजल। खुद खा लो, क्या मुसीबत है? वो ये कहते वॉशरूम चला गया। मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे एंजल के हाथ से ही खाना खाना है। वो भी जिद्दी अंदाज से अपने आप से कहती वहां ही लेटी रही। सफ़ीर वॉशरूम से बाहर आया तो उसे नींद से आंखें बंद करता देख उसे खाना ना खाने वाली बात याद आई। ये पागल लड़की खाना भी नहीं खा सकती है, अब सोने लगी है। कहीं मर वर गई तो इसका भाई फिर आ जाएगा। वो गुस्से से सोचा लारिब के लिए किचन में खाना लेने चला गया। थोड़ी देर में सफ़ीर खाने की ट्रे के साथ कमरे में दाखिल हुआ। लारे उठो, खाना खा लो। वो खाने की ट्रे पास पड़े टेबल पर रखता हुआ लारिब को उठाने लगा। एंजल, आप अपने हाथ से खिलाएंगे ना? वो नींद से भरी आंखों से उसे देख कर कहने लगी। हाँ, अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। तुम्हारे अपने हाथ तो टूटे हुए हैं ना। सफ़ीर बस सोच ही सका था, बोल नहीं सकता था, वरना फिर से रोना धोना शुरू हो जाना था। सफ़ीर लारिब को खाना खिलाकर ट्रे उठाकर किचन में जाने के लिए उठने ही वाला था कि लारिब ने जल्दी से आगे होकर उसे टाइटली हक कर लिया और सफ़ीर के गालों पर लब रख दिए थे। मेरा एंजल बहुत अच्छा है, अपनी फ्रेंड की सारी बातें मानता है। जबकि सफ़ीर अपने साथ लारिब का नरमो गुलजार जिस्म लगते ही करंट खाकर दूर हुआ था। तो तुम सो जाओ अब लारेब। आप भी आइए ना एंजल, एक साथ सोते हैं। लारेब अब चुप करके सो जाओ, वरना एक लगा दूंगा। सफ़ीर अपना गुस्सा सब करते बोला। लारिब अभी बच्ची थी लेकिन सफ़ीर तो अच्छा हादसा मर था। अगर वो लारिब की किसी दिन ऐसी हरकतों की वजह से बहक गया तो वो क्या करेगा? वो अपने बालों पे हाथ फेर कर लारिब को देखने लगा जो अपने चेहरे के नीचे हाथ रखती सोने की तैयारियों में थी। थोड़ी ही देर में वो नींद की वादियों में चली गई थी और सफ़ीर भी खाने की ट्रे के जाने के बाद वापस आकर बेड की दूसरी साइड पर जाकर कमरे की हालत देखता अपना गुस्सा सब करता लेट गया था। ये लड़की मुझे किसी दिन मरवाएगी। कितनी ही देर सफ़ीर लारिब को देखता रहा और फिर उसे देखते ही सो गया। चपड़गंजू! अमान जो नाश्ते की टेबल पर आके बैठा था माला के बुलाने पर उसकी तरफ मतवजा हुआ। भाभी क्या यार, मेरा नाम अमान है, चपड़गंजू नहीं। लेकिन मेरे लिए तो तुम चपड़गंजू ही हो। अच्छा चलें, चपड़गंजू ही सही, लेकिन मुझे आपसे एक काम है। वो उससे कान के नजदीक जाता राज सारी से कहने लगा। क्या काम है? माला ने आंखें छोटी करके उसे देखा। भाभी, मुझे उस दिन की तरह मिक्रोनी बनाकर खिलाए ना, कसम से क्या मजे की बनी थी।
ओह, तो अमान को मैक्रोनी खानी है। चलो मैं बना दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए ना, क्या करना होगा? फिर माला ने अमान को सारा प्लान बताया था। बताते हुए माला का शर्म से रंग सुर्ख हो रहा था, लेकिन वो क्या करती, उसे किसी की मदद चाहिए थी जो कि अमान नहीं कर सकता था। भाभी। वो मायने हेजी से माला को देखने लगा। बदतमीज चपड़गंजू, मेरे से मार खाओगे। माला अपनी हफत मिटाती अमान को कंधे पर थप्पड़ लगा गई। अमान का जोरदार कहकर लाउंज में कूदा। भाभी एक बात बताए, मुझे चाचू बनाना है या मामू? वो बेशर्मी से कहता माला को फिर से लाल कर गया। उसे लगा सारा खून जिस्म से सिमट कर उसके चेहरे पर आ जाएगा। बदतमीज कमीने इंसान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मुझे तुमसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। माला गुस्से और शर्म से लाल चेहरा लिए अमान को खा जाने वाली नसों से दिख रही थी। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। अमान दांत निकालता बोलने लगा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो देखना, मैं भी ऐसे ही तंग करूंगी तुम्हारी बीवी को। बीवी के नाम पर अमान के सामने चंदा का सरापा घुमा था। वो ख्यालों ही ख्यालों में मुस्कुराया था। ओए होए, लगता है किसी को याद किया जा रहा है। माला अपना कंधा उसके कंधे से मारकर शरारती लहजे में कहने लगी, वेट वेट वेट, कहीं चंदा तो नहीं। अमान ने ख्यालों से बाहर आकर अपना चेहरा अपने हाथ में छुपा लिया, जैसे उसे वो शर्म आ रही हो। अमान, तुम भी ना लड़कियों की तरह शर्माओगे, फिर भूल जाओ कभी हाथ आएगी चंदा। माला की तो हंसी ही बंद नहीं हो रही थी अमान की हरकतें देखकर। भाभी आप भी ना। अमान मजीद अपना चेहरा घुटनों में छुपाए मजीद ड्रामेबाजी कर था। माला को हंसाते ही एकदम से माला के मुस्कुराता चेहरा सीरियस हुआ था। अमान, क्या चंदा तुम्हारी खातिर इस्लाम कबूल कर लेगी? भाभी मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा प्यार सच्चा है, और सच्चा प्यार कभी भी नहीं हारता, चाहे वो मरने के बाद ही क्यों ना मिले। ऐसी बातें नहीं करते अमान, मरने के बाद प्यार मिल जाए तो क्या फायदा। भाभी, अगर इंसान को जीते जी प्यार ना मिले तो इंसान को तकलीफ होती है, लेकिन अगर उसी इंसान से आपको आपके मरने के बाद प्यार मिल जाए, तो आपके जाने के बाद वो इंसान आपके लिए तड़पे, तो आपकी रूह को सुकून मिल जाता है। चलो मरने के बाद तो उसे प्यार नसीब हुआ ना। अमान संजीदगी से कहते खल का चंदा का रवैया सोचने लगा। ओहो, बस भी करो, तुम तो इमोशनली हो गए हो, और मुझे यकीन है तुम्हारी मोहब्बत जरूर रंग लेकर आएगी। इस बात को छोड़िए, पहले आपकी मोहब्बत का रंग देख कर आते हैं, मतलब रंगों की बरसात। वो आंख मारता माला को तपा गया था। बेशरम इंसान, अमान, मैं तुम्हारी कत्ल कर दूंगी। भाभी सॉरी, अभी मैं सारा बंदोबस्त करता हूँ, रात तक इंतजार करें, सारा काम हो जाएगा। आखिर मेरे चाचू और मामू बनने का सवाल है। और ये कहता वो वहां से उठकर भागा, क्योंकि माला के तेवर खतरनाक होते जा रहे थे। सुबह लारीब की आंख खुली तो खुद को बेड पर अकेले पाया। सफीर को कमरे में ना पाकर लारीब बेड पर से उतरने लगी, लेकिन पाँव में एक दर्द की लहर उतरती हुई महसूस हुई। आउच! वो अपना पाँव देखने लगी जहाँ पट्टी बंधी थी। एंजल! लारीब इधर उधर देखकर सफीर को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं था। सफीर बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो लारीब को बेड पर अपना पैर पकड़े सामने बैठे पाया। एंजल! लारीब सफीर को देखते उठने लगी कि फिर से करा उठी। क्या है लारेब? सफीर लारीब के कराने पर सख्त झुंझलाया था। वो उसे कोई काम ही नहीं करने देती थी, हमेशा उसके साथ चिपकने की कोशिश करती रहती। मुझे पेन हो रहा है। लारीब अपने पाँव की तरफ इशारा करते मासूमियत से बोली। उफ! सफीर इस वक्त वाइट शर्ट में नम बाल लिए लारीब को बहुत प्यारा लगा था। सफीर उसके पास जाता उसकी पट्टी को खोलने लगा। लारीब तो अपने एंजल को देख रही थी। एंजल, आप कितने हैंडसम है ना, लाइक स्टोरीज वाले एंजल। वो अपनी काली आंखों से अपने एंजल को देखते बोली। लारीब सफीर की शर्ट पकड़कर उसके बटनों के साथ छेड़छाड़ करने लगी। एंजल, आप मुझे डांटा मत करें, वरना आपकी फ्रेंड को बहुत रोना आता है। उसके सीने से लगने की देर थी। सफीर का दिल धक धक करने लगा। वो जितना अपने जज्बात से दूर भागना चाहता था, वो उतना ही अपने करीब करती थी। उससे बस इतना याद था कि लारीब उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हुई थी। लारेब दूर हो यार। सफीर उसे अपने सीने से झटकते हुए दूर करते बोला। एंजल, आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नहीं। सफीर लारीब को बातों में लगाए उसकी पट्टी उतारकर उसके पाँव का मुआवजा करने लगा। यूं तो थोड़ी सी चोट थी, पट्टी की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो पट्टी लगाए बगैर ही उठ गया। एंजल, पट्टी करे ना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो। एंजल, मुझे भूख लगी है। तो जाओ फ्रेश हो जाओ,
फिर मामा से कहना खाना खिला दें। मुझे आपके हाथ से खाना है। तुम खुद खाओगी। सफ़ीर गुस्से से कहता कमरे से चला गया। लारेब मुश्किल से उठी, वॉशरूम तक गई और फ्रेश होने लग गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे चली गई थी। सफ़ीर तो लारेब से बचने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल चला गया था। आंटी, वो एंजल कहाँ गए? लारेब पूरे घर में नजर दौड़ाती देखती पूछने लगी। बेटा, वो तो हॉस्पिटल गया है ना, कल की तरह रात को आ जाएगा। इरम ने प्यार से कहा था। लारेब भी पास पड़ी टेबल पर बैठ गई थी। उसके मुंह में अभी भी दर्द हो रहा था। मैं अब अपनी एंजल से नाराज हूँ। मुझे खाना खिलाए बगैर ही चले गए हैं। मुझे उनके हाथ से खाना था। आप जानती हैं, बड़ी ना मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। लारेब रोनी सूरत बनाकर अपनी सास से शिकवा करती बोली। तो मैं अपनी बेटी को खाना खिलाती हूँ ना? इरम मुस्कुराती हुई उसके पास आकर बैठी। लारेब बेटा, इधर बैठो ना, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाऊं। मेरा बच्चा, मेरा लाडला बच्चा। एक धुंधली याद आई थी। एक दर्द की लहर लारेब के सर में उठी थी कि अपना सर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ लारेब? इरम ने उसे सर थामे देखा तो पूछने लगी। मामा, मामा। वो दर्द में ही अपनी माँ को पुकारने लगी थी। इरम समझी कि लारेब उससे मामा कहकर बुला रही है। हाँ बेटा, बोलो, मैं इधर ही हूँ। लेकिन लारेब एक झटके से इरम के सीने से लगी थी। मामा, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मामा, वो मार देगा, वो गंदा अंकल मार देगा। लारेब ने मजबूती से इरम को पकड़ लिया था। इरम लारेब की हालत देखती परेशान हो गई थी। लारेब बेटा, इधर देखो। इरम ने लारेब को मुश्किल से उससे अलग कर किया और उसका माथा चूम गई। लारेब का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ना जाने क्या हुआ था उस बच्ची के साथ जो उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वो सोच कर ही रह गई। अब वो उसे संभालने में लगी थी ताकि वो उससे खाना खिलाकर उसे मेडिसिन दे सके।